अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज चूँकि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सेकंड, विच इज़ सॉइल कॉन्सेप्ट एंड कंपोजिशन, और अब हम उसमें वो जर्नल जो है वो गो थ्रू कर रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे थे कि सॉइल का थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया था। फिर हमने उसमें देखा कि सॉइल की कंपोजिशन जो है वो किस तरह से होती है, हमने उसको जर्नली एक गो थ्रू किया। सॉइल वाटर क्या होता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल एयर के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सॉइल वाटर को, जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया था। आज हम सॉइल एयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जर्नली हम पढ़ेंगे इसको कि सॉइल एयर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ अ लेक्चर। फर्स्ट पॉइंट है जी, दैट इज़ एयर, दैट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर हम देखें तो एयर के अंदर CO2 भी है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, सो दैट इज़ मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, और भी बहुत सी गैसेस होती हैं। ठीक है, सो 50% अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो 50% सॉइल पोर स्पेस फिल्ड विद एयर और वाटर। यानी कि अगर एक जो सॉइल के अंदर पोर्स बने होते हैं, पोर स्पेसेस होती हैं, उसके अंदर जो 50% है ना, वो जो उसकी पोर स्पेस होगी वो फिल्ड हुई होगी वाटर के साथ या फिर एयर के साथ। ठीक है, एयर कंटेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल वाटर कंटेंट, यानी कि अब जो एयर का कंटेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉइल वाटर कंटेंट से। अब वो किस तरह से है, अब आप देखो, अगर हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट ऑफ जरा देखो, इसमें उनके नेटवर्क ऑफ सॉइल पोर्स, यानी सॉइल वेंटिलेटिंग सिस्टम दैट इज क्लॉग इफ स्मॉलर पोर्स आर फिल्ड विद वाटर। बेसिकली होता क्या है कि सॉइल है उसके अंदर ना नेटवर्क बने होते हैं, यानी पोर स्पेसेस बने होते हैं। ठीक है, और उन पोर्स के अंदर जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर पानी अगर पोर का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी छोटा नहीं बड़ा है, तो क्या होगा कि पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, पानी की ड्रेनेज हो जाएगी। जब पानी की ड्रेनेज होगी, पानी से उस पार्टिकल की जो पोर्स हैं उसमें से नीचे रिसना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से जो एयर होगी ना वो अल्टीमेटली उस पोर्स के अंदर फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली सॉइल एयर और वाटर, इन दोनों का जो एयर कंटेंट और वाटर कंटेंट का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सॉइल एयर, नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल एयर कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एटमॉस्फेयर विद हाई मॉइस्चर कंटेंट्स। CO2 concentration several hundred times higher than that of atmospheric with corresponding decline in O2। जो सॉइल है उसके अंदर जो CO2, जिनके CO2 फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो जो सॉइल है उसके अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन का लेवल होता है वो सेवरल हंड्रेड टाइम्स जो है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू O2। यानी O2 जो होती है वो डिक्लाइन होती है अंदर। कितनी फीसद रिड्यूस होती है उन्होंने बताया हुआ है 5 to 10% तक जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, soil aeration depend upon soil porosity and its nature. Large pores lose water earlier during drainage and get air filled, followed by medium and then small। वही बात कि अगर बेसिकली सॉइल की एरेशन, यानी सॉइल में एयर जो आती एंटर होती फिल्ड होती है, सॉइल पार्टिकल्स या सॉइल पोर्स स्पेसिस के अंदर जो फिल्ड हो जाती है एयर आके, वो बेसिकली डिपेंड करती है सॉइल पोरोसिटी पे, सॉइल के पोर्स पे, उसकी नेचर कैसी है। अगर लार्ज पोर्स है तो क्या होगा कि पानी जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा, यानी ड्रेनेज हो जाएगी उसकी, वो नीचे रिसना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसके बिहाइंड क्या होगा कि जैसे वो पानी नीचे जाएगा तो वो जो स्पेस है वो फिल्ड हो जाएगी एयर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है जी पॉइंट है जी, सॉइल विद टाइनी पोर्स आर पुअरली इरेटेड विद CO2 एंड O2 डिफ्यूजन रेट्स एंड अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर सॉइल के अंदर टाइनी पोर्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो इरेशन होगी वो पुअरली होगी, क्योंकि उसने वाटर होल्डिंग, उसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। जब पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ड्रेनेज उसकी कम से कम या बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो जब वो ही नहीं होगी तो एयर फिल्ड नहीं होगी उस स्पेस के अंदर, पोर स्पेसिस के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कि ये अल्टीमेटली अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये गैर मुतमईन है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एक्सट्रीम कंडीशंस लेक ऑफ डिसॉल्व O2 मे चेंज नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सॉइल सोल्यूशन। Soil nature determined by interaction of all four soil components. Soil obviously
Soil moisture covers not only the plant needs but also controls soil air and nutrient supply for plant roots. तो जो soil moisture आप देख लो कि वो किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो ना सिर्फ एक प्लांट की ज़रूरत या प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है हाली, बल्कि वो सॉइल के एयर और जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं प्लांट के रूट्स को, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है जी, मिनरल कोलाइड्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग सॉइल वाटर एंड डिटरमाइन इट्स मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स. मिनरल कोलाइड्स का बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल होता है, क्योंकि जो सॉइल वाटर होता है ना, अब वाटर बेसिकली आयन है ना, जब डिसोसिएट हो गए वाटर के मॉलिक्यूल तो क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा, एक हाइड्रोक्साइल आयन होगा, ठीक है. तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें, और जो कोलाइड्स के होते हैं ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस होते हैं, क्योंकि इनके पास चार्ज होता है. तो जो मिनरल कोलाइड्स होते हैं ना, वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो फिर वाटर को अट्रैक्ट करवाते हैं. जब वो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे वो कोलाइड्स, ठीक है, तो वाटर के पास भी क्या आयंस हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेंगे. जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, पानी को वो होल्ड कर लेंगे, पानी अवेलेबल भी होगा प्लांट के रूट्स को, और उसकी फिर जो ग्रोथ होगी प्लांट की वो भी बहुत वेल हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है जी, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट प्रोमोट सॉइल एग्रीगेशन थस इंक्रीजिंग सॉइल पोरोसिटी. बिल्कुल. अब देखो, ये बात मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जिस सॉइल के अंदर भी होगा तो वो क्या करता है, इनके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं जब ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, और जो सारा कुछ, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स पे होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर जो अपने अंदर स्टिकी मैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो वो क्या करते हैं बेसिकली कि वो जो सॉइल के एग्रीगेट्स बने होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है. और इसके साथ ही साथ जो है ना, ये अगर जो सॉइल है फर्टिलिटी की, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत बेस्ट होती है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग सॉइल वाटर एंड एयर रिलेशनशिप्स. यानी कि सॉइल वाटर और सॉइल एयर, इन दोनों रिलेशनशिप से क्या इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं. बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट अवेलेबिलिटी हैं, बोथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल सोल्यूशन. अगर हम देखा जाए तो वाटर भी इम्पॉर्टेंट है, एयर भी इम्पॉर्टेंट, दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. और अगर हम पानी की बात करते हैं तो अगर एक सॉइल सोल्यूशन है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, उसके अंदर वाटर है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. सॉइल सोल्यूशन न्यूट्रिएंट लेवल्स इज कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल कंपोनेंट्स एज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड बाय द प्लांट्स. क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना उनको एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है. और जो होते हैं सॉइल सोल्यूशन, वो उसमें अगर हम देखें तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है. और जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम, पोटाशियम फ्रॉम ह्यूमस एंड क्ले कोलाइड्स रिलीज्ड बाय अ सीरीज ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस to soil solution through ion exchange due to initiate contact between ions in soil solution and thus adsorbed on the surface of colloids through the exchange of hydrogen ions. ये जो इक्वेशन नीचे मेंशन की हुई है ना, बेसिकली यही हो रहा है इस पैराग्राफ के अंदर. हो रहा क्या है कि ये एक कोलाइड है, ठीक है, जो कि एडजॉर्ब हुआ हुआ है सरफेस पे, पोटाशियम है, ठीक है, पोटाशियम आयन है, और ये सॉइल सोल्यूशन है, यानी ये वाटर का मॉलिक्यूल है जिसको H पॉजिटिव उन्होंने मेंशन कर दिया. अब होगा क्या कि ये एक दूसरे के साथ अपने आयन एक्सचेंज करेंगे, यानी कि जो H पॉजिटिव है वो आके इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, और जो K+ है वो सोल्यूशन में आके डिज़ोल्व हो जाएगा. जब डिज़ोल्व होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो फिर आगे प्लांट की रूट्स के लिए अवेल हो जाएगा, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो सके. ये देख लिए कोलाइड्स के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गया, और ये K पॉजिटिव जो है सॉइल सोल्यूशन में चला गया, ठीक है. नेक्स्ट है जी, आयन एक्सचेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ क्रिटिकल रिएक्शंस. जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं नेचर में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिएंट आयन रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी जो न्यूट्रिएंट आयन रिलीज हो रहे होते हैं ना डिकम्पोजिशन के दौरान, मिनरल्स वगैरह, ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन है उसके दौरान, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी आप देख लो कि प्लांट की एक नीड है, प्लांट को ज़रूरत होती है उनकी, ठीक है. बल्क ऑफ दीज न्यूट्रिएंट आयन
held adsorb on the surface of organic and inorganic colloids, and very small fraction is in available form in soil solution, and direction of solids and water to provide essential nutrients to plants. मतलब उन्होंने इसमें ये कहा हुआ है कि अगर एक सपोज कर मैं आपको बता देती हूँ एक एग्जांपल है, यानी कोई भी बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जब किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है तो उसमें से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, वो होते हैं तो वो आके कोलाइड्स की जो सरफेस होती है उस पर आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं। जब वहाँ के एड्जॉर्ब होते हैं वहाँ पे आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। जब आयन एक्सचेंज प्रोसेस होगा वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे सॉइल सोल्यूशन के अंदर, और वहाँ से फिर वो प्लांट के रूट्स को अवेलेबल होंगे। प्लांट के रूट्स उन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करेगी और उसको प्लांट इससे जो है वो फिर प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट रूट्स। तो अब इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट है, यानी कि अब तक जो हमने देखा कि सॉइल एयर के बारे में उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद हमने देखा कि जो सॉइल एयर है और सॉइल वाटर है इनकी क्या इन्फ्लुएंसेस आते हैं वो भी हमने देख लिए। अब हमने ये देखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल वाटर से मिल रहे हैं, या कह लो कि जब डिकम्पोजिशन होती है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, कहीं से भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, वो किस तरह से प्लांट के रूट्स को मिलते हैं, यानी वो किस तरह से प्लांट के रूट्स उन न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करती हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जी एलिमेंट्स अपटेक इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद रूट सरफेस डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन element adsorbed on surface of colloids by exchange with hydrogen ions from surface of root cell walls। ये वही बात है जो मैंने आपको पीछे बताई है, बिल्कुल मैंने ये सेम एज इट इज़ वही बात है कि सॉइल सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, एक्सचेंज होगा, फिर वो अवेलेबल हो जाएंगे प्लांट के रूट्स को एट्सेट्रा। ठीक है, अब बेसिकली इनके अंदर 3 मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो अपटेक कर लेती हैं न्यूट्रिएंट्स का। वो 3 मैकेनिज़्म का जो नेम है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। पहला जो नेम है वो है जी रूट इंटरसेप्शन, दूसरा है बाय मास फ्लो, तीसरा है डिफ्यूजन, यानी बाय मास फ्लो में आगे ट्रांसपायरेशनल पुल, और जो थर्ड वाला पॉइंट है वो है डिफ्यूजन का। हम सबसे पहले वाले को पहले देख लेते हैं। रूट इंटरसेप्शन मतलब कि रूट ग्रोथ जाती है इनटू एक अनडिप्लेटेड सॉइल में, और वहाँ से क्या करेगी, जितने भी न्यूट्रिएंट आयंस होंगे वो उसको रूट सरफेस की तरफ जो है उसकी मूवमेंट करवाएगी। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है बाय मास फ्लो, उसमें क्या है कि जो डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं वो विद फ्लो करेंगे सॉइल वाटर के साथ। जब उससे फ्लो करेंगे टूवर्ड्स द रूट्स ड्यू टू ट्रांसपायरेशनल पुल। होता क्या ट्रांसपायरेशन में, पानी नीचे से ऊपर आता है और फिर एवेपोरेट हो जाता है, लीव्स के पास आकर एवेपोरेट हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जब पानी ऊपर आएगा बाय दी ट्रांसपायरेशनल पुल तो साथ न्यूट्रिएंट्स को भी लेता आएगा, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट की रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेगी। ठीक है, तीसरा है जी एट नाइट ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी हो जाएगी अगर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी अपटेक होती है बाय प्लांट रूट्स, यानी कि प्लांट के रूट्स भी किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करती है, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और किस तरह से उसको प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ करती है। तो वो 3 मैकेनिज़म्स थे, जिसमें पहला जो था वो रूट इंटरसेप्शन, दूसरा था बाय मास फ्लो, तीसरा था डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज़ फैक्टर्स। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सेकंड चैप्टर सॉइल कॉन्सेप्ट एंड कंपोजिशन का लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको साथ से समझ आ रही होगी कि जो मैंने आपको पढ़ाया। सो डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जी सॉइल कंपैक्शन, कोल्ड टेम्परेचर, लो सॉइल मॉइस्चर एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। अब आपने ये ज़हन में रखना है, सॉइल कंपैक्शन, कोल्ड टेम्परेचर और लो सॉइल मॉइस्चर, ये तीनों, और एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट अपटेक इज एन एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड कंडीशंस इनहिबिटिंग रूट मेटाबॉलिज्म इनहिबिट न्यूट्रिएंट अपटेक। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली बाय
अगर आप देखो तो समझ आ रहा है कि ठीक है। नेक्स्ट है जी, दे आर पुअर सॉइल इरेशन ड्यू टू कंपैक्शन और वाटर लॉगिंग। जब सॉइल ही कंपैक्ट है, सॉलिड है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली इरेशन और जो है क्या होगी, पुअर होगी, ठीक है। एक्सेसिवली हॉट और कोल्ड सॉइल टेम्परेचर, lower sugar translocation towards roots from the shoot. So biological, physical and chemical processes and interactions among soil components and environment are involved in the plant nutrition. यानी कि ये जो फिज़िकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो इंटरेक्शंस होती हैं उन प्रोसेसेस की सॉइल कंपोनेंट्स और इन्वायरमेंट के साथ, वो सारे के सारे ही फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर, न्यूट्रिएंट के अपटेक के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिएंट अपटेक जो है बेसिकली इनहिबिटेड हो जाता है बाय पुअर सॉइल इरेशन। अगर इरेशन जो है वो पुअर हो रही है, यानी कि वाटर की ड्रेनेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो रही, जिसकी वजह से पुअर इरेशन है, क्योंकि वो पोर्स फिल नहीं हो रही एयर के साथ, जिसकी वजह से अंदर जो है वो फिर जो है वो गैसेस जो होती हैं वो पैनरूट नहीं होती, ठीक है। सो ड्यू टू कंपैक्शन की वजह से भी हो सकता है और ये वाटर लॉगिंग की वजह से भी हो सकता है। सेकेंड है जी टेम्परेचर। एक्सेसिवली अगर हॉट हो रहा है तब भी, और अगर एक्सेसिवली कोल्ड है तो तब भी वो न्यूट्रिएंट के अपटेक में इनहिबिशन कॉज करेगा। थर्ड है जी लो शुगर ट्रांसलोकेशन होगी फ्रॉम शूट टू रूट्स। एंड द फोर्थ वन इज न्यूट्रिएंट अपटेक, एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस and interactions of soil and environment. These are all components involved in the nutrient uptake by plant roots. ठीक है, यहाँ तक हमारा था सेकेंड चैप्टर जो कि सॉइल कॉन्सेप्ट एंड कंपोजिशन था। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो ऊपर से बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। हमने जो हमारा सेकेंड चैप्टर था इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ द सॉइल एंड हाउ इज़ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉइल किस तरह बन जाती है, ठीक है। ये हमने जर्नली हमने इसको स्टडी किया था, डिटेल स्टडी नहीं किया, यानी कि डिटेल चैप्टर भी नहीं पढ़ा, जस्ट ये गो थ्रू करवाया है कि किस तरह से हो सकती है, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद हमने देख लिया सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का क्या रोल है सॉइल के अंदर, वाटर का क्या रोल होता है सॉइल के अंदर, एयर का क्या रोल है सॉइल के अंदर, फिर इन एयर कंटेंट और वाटर कंटेंट का रिलेशनशिप क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमने देखा, ठीक है। इनके क्या इन्फ्लुएंसेस आते हैं सॉइल के पार्टिकल्स पे, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने लास्ट पे डिस्कस कर लिया फैक्टर्स को कि किस तरह कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोलिंग है, वो भी हमने बता दिए। टेम्परेचर है फैक्टर, ठीक है, जो कि एक कंट्रोलिंग मेजर है, ठीक है। और उसके अलावा सॉइल इरेशन है, और जो हमारे पास ट्रांसलोकेशन होती है फ्रॉम शूट टू रूट, वो सो ये कंपोनेंट्स कुछ आ जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से वो प्लांट की रूट्स न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करती हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने सॉइल कॉन्सेप्ट और कंपोजिशन के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट हम अपना कल से जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।